बज़्म कौन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। आज 12 रबीउल अव्वल है और आज इस कायनात को अल्लाह ताला ने, इस कायनात और तमाम कायनातों के लिए एक ऐसी शख्सियत को भेजा जिनको कहा गया कि आप तमाम कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए बाइस रहमत हैं, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। 12 रबीउल अव्वल है और बड़ा मुतबरिक दिन है और हम तो इस बात से ही मुतमईन है कि हम उनकी उम्मत का हिस्सा हैं। जब कहा जा रहा है कि क़यामत के रोज़ तमाम अंबिया, तमाम दुनिया जो है अलमा अलमा का कहती पुकार रही होगी, तो सिर्फ एक शख्स होगा जो कह रहा होगा मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। आप सबको 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। और इस मुक़द्दस दिन के हवाले से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारी गलतियों को माफ़ करे। आज पाकिस्तान इस शक्ल में शायद हमारे अमालों की ही सज़ा है कि हमने ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे लिया और उसके बाद इस मुल्क में जो जुल्म हो सकता था वो किया। बहरहाल मेरी आज के दिन की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फ़रमाए। ज़ाहिर गैर में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए दिल से ढेरों 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 आज के दिन के हवाले से दुआएं। आप सबको 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। मैंने कल का व्लॉग था, कल शाम का, उसमें आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं पाकिस्तान में और जैसा मिलने के सिस्टम ने अंगड़ाई ली है, वाइब्रेशन जो है वो शुरू हो गई है, जिसका नतीजा ये है कि आपको अब बहुत सारी आने वाले दिनों में ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी जिस पे आपको यकीन भी नहीं आएगा कि चीज़ें इतनी तेज़ी से भी बदल सकती हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या हुआ, लेकिन जो अब इस सिस्टम को के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं, आज के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर करना है। आज आपसे दरख्वास्त है कि आप दरूद व सलाम की महफ़िल हो तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। कल सेनेट में बड़ी इम्पॉर्टेंट दिन था और इस इम्पॉर्टेंट दिन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सेनेट का इजलास जारी था, तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो थे वो इस इजलास में पहुँचे। अमूमन मोहसिन नकवी अपनी मसरूफ़ियात के सबब ऐसा होता नहीं कि वो जाएँ और इन इजलासों में शिरकत करें, लेकिन तमाम वो कल सेनेट के इजलास में पहुँचे और पहुँचने के बाद ये दोपहर की बात है, वहाँ पे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी है, सॉरी यार मैं नींद शायद नहीं पूरी, उधर अब सुबह बासियाँ शासियाँ ले रहे हैं, माफ़ कर देना मैंने। सेनेट के इजलास में मोहसिन नकवी साहब पहुँचे, ज़रा मैं एनर्जी से बोलूँ, सेनेट के इजलास में मोहसिन नकवी साहब पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ पे वो जाके बैठ गए अल्लामा नासिर अब्बास के पास। वहाँ वो एक दूसरे के कान में काफ़ी देर सरगोशियाँ करते रहे और ये सरगोशियों के दौरान ही सेनेटर फैसल जावेद भी वहाँ आ गए। आप जानते हैं सेनेटर फैसल जावेद की असल शनाख्त ये है कि वो इमरान खान के जितने जलसे होते हैं उनको कंडक्ट करते थे और उनका एक अपना स्टाइल है। आप शान हैं, आप जान हैं, आप पाकिस्तान की पहचान हैं, आप हमारे इमरान खान हैं, और फिर वो यही नारे लगाते लगाते आज सेनेटर बन गए। मोहसिन नकवी साहब राजा नासिर अब्बास साहब के साथ बैठ के कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे। इसी दौरान फिर फैसल जावेद आ गए। फैसल जावेद ने आने के बाद अब उस मुज़ाकरात में खामोशी से हिस्सा लिया। मुज़ाकरात ही थे जो हो रहे थे, वहाँ पे कुछ बातें जो थी वो चल रही थी और उसके बाद फैसल जो जावेद थे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए और लाके वो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले किए। अच्छा, कहा जाता है कि जब मोहसिन नकवी साहब को डॉक्यूमेंट्स मिले तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाया और फ़ोन कहीं मिलाया और फ़ोन के ऊपर किसी से बात की। अब ये सारा सीन मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि इस तरह हुआ। अब मैं जो आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ बात, वो मैं दरअसल आपको एक रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ब्रिज हैं, पुल हैं, पुल का किरदार अदा कर रहे हैं और इस पुल का किरदार अदा करने का नतीजा है कि इमरान खान के शफा हॉस्पिटल मुंतकली के इम्कानात पैदा हुए, मामला कुछ सीधे हुए। उसके बाद जनाब अली मुलाकातें शुरू हो गई। इमरान खान की बहन तीन दफ़ा मिल चुकी हैं एक हफ़्ते में इमरान खान से।
डॉक्टर जो नौरीन साहब हैं 2 दफ़ा मिली हैं और डॉक्टर उज़मा जो है वो 1 दफ़ा मिले हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि मुलाकातें शुरू हो गई हैं और मुलाकातों के बाद अच्छा सबसे दिलचस्प मैंने आपको एक सीन दिखाना है, फिर मैं इस तरफ आता हूँ। कल जब नौरीन साहिबा मुलाकात करके निकली तो जब वो अपनी गाड़ी में बैठ रही थी तो वहाँ उनके साथियों से क्या गुफ्तगू हुई, जरा वो सुने, आप भी इसे एंजॉय करेंगे। कुछ भी नहीं बोलना, मैं पूरा हफ्ता नहीं बोली हूँ, अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने कहा था मुलाकात तब कराएंगे जब आप बोलेंगे। आप अंदाजा करें कि कितना प्रेशर है इमरान खान की बहनों पे। उन्होंने कहा हमने आपसे कोई जाती बात भी नहीं करनी, कहीं हमारे मुंह से कोई स्लिप ऑफ द टंग कोई बात ना निकल जाए। इससे आप मेरी उस बात को समझिए कि जो एंगेजमेंट हो चुकी है, कुछ मामला तय हो चुके हैं, कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, उनमें एक ये भी है कि आपने जनाब अली कोई सियासी बात नहीं करनी। सियासी बात नहीं कर, सियासी बातें कर ली जाती, ये भी मैं आपको बता दूं। आपने नोट किया कि एक अरसे से अब क्या कहते हैं पीटीआई वाले इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बाकायदा हमला नहीं कर रहे और फील्ड मार्शल साहब के हवाले से जो कुछ बातें आती थी वो भी बिल्कुल रुक गई है, जो कि मैं समझता हूँ कि फौज और पीटीआई के दरमियान एक खामोश मुफाहमत की सबसे बड़ी अलामत है। आपने देखा ना कि जितनी भी तनकीद है वो कहीं इधर उधर तो हो सकती है, फील्ड मार्शल साहब का नाम कोई नहीं ले रहा, इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त नाम कोई नहीं ले रहा। यहाँ तक कि अब जब ये इमरान खान साहब से मुलाकात वो हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं हो सके तो उसका सारा फोकस जो है वो चला गया है मरियम नवाज़ की तरफ कि मरियम नवाज ने बीच में टांग अड़ाई और मुलाकात वो इमरान खान शिफ्ट नहीं हो सके। अब ये मरियम वाली बात पीटीआई को कैसे पता चली होगी, ज़रा समझे भाई। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब हुकूमत के साथ मैं सेनेट में मैं आपको बता रहा हूँ कानों में वो गुफ्तगू कर रहे थे और सेनेट में वो जनाब अली सबके सामने खुल्लम खुल्ला, अब मुझे लगता है ठंड लग गई है सवेरे सवेरे, खुल्लम खुल्ला वो बात कर रहे थे। सो मोहसिन नकवी साहब से गिला तो क्यों होगा पीटीआई ने कि भैया आपने हमसे वादा किया था कि मुलाकात वो इमरान खान शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान शिफ्ट नहीं हुए। तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब ही सोर्स होंगे जिन्होंने उन्हें बताया होगा कि जी हमारे एंड से सारी चीज़ें पूरी थी लेकिन मरियम ने ये सारा कुछ किया। अब जिसके बाद मरियम नवाज के खिलाफ नून लीग वाले पीटीआई वाले खुल के नाम ले रहे कि इमरान खान से मुलाकात ना करवाने की वजह एक जो है और हॉस्पिटल शिफ्ट शफा ना होने की वजह से अब मरियम साहिबा है। ये बात तो जाहिर है मोहसिन नकवी साहब के क्वार्टर से ही गई होगी ना, लेकिन मोहसिन नकवी साहब इस वाक़े के बाद जाहिर है मरियम के हवाले से अब कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे और वो ये उनकी सुबकी हुई पीटीआई के अंदर, मोहसिन नकवी की सुबकी हुई क्योंकि पीटीआई ये समझती थी कि अगर मोहसिन नकवी को बात फैसला कर रहे हैं तो वो आखिरी फैसला है। ये तो मरियम साहिबा ने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो उनको डावाडोल नजर आ रहा है, वो ख्वाब नजर आ रहे थे वजीर आजम बनने के, वो मुकमुका गए। तो मरियम साहिबा अब आखिरी हद तक जा रही हैं। आपको याद होगा कि मरियम कहती थी कि ताकत का जवाब ताकत से देंगे तो मुफाहमत होगी, आपको याद होगा ये मरियम कहती थी। और मरियम साहिबा DGISPR का नाम लेके, जजेस का नाम लेके, जनरल्स का नाम लेके, बराह रास्त नाम लेके तनकीद करती थी, लेकिन खैर उनके ऊपर कोई इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नून लीग पीपल्स पार्टी पीटीआई वालों के लिए एक मुसीबत है कि अगर वो कोई ऐसी बात कर दे। अब वो मोहसिन नकवी का कल सेनेट में राजा नासिर अब्बास के कान में गुफ्तगू, फैसल जावेद साहब का आना, डॉक्यूमेंट देना, फिर उनका फ़ोन करना, ये सारी बातें मिला के अगर आप समझें तो वो ये है कि कल जो मुलाकात नौरीन साहिबा की हुई वो ऑलरेडी खैर तय थी, लेकिन उसके बावजूद भी मोहसिन नकवी साहब की मुदाखलत जो थी वो कल मौजूद थी और ये बात को नोट किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब हुकूमत या मरियम साहिबा जो है ना को और कम पा दें, नौरीन साहिबा को नाके से वापस भेज दिया जाए। ये बड़ा दिन क्रिटिकल था गुज़िश्ता रोज़ वाला कि अगर ऐसा हो गया तो फिर समझें कि जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थोड़े मामलात आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगे। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कल कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने पूरी तरह फोकस किया हुआ था, हिदायत दी हुई थी, लोगों को इंगेज किया हुआ था कि अब ऐसा ना हो कि शफाई वाला मामला दोबारा हो जाए, क्योंकि इतलात यही थी कि मरियम साहिबा चीन जाते जाते उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह हम ये मुलाकात ना हो, क्योंकि कल अगर मुलाकात ना होती तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो एतमाद साजी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, ये टाइम लग जाता है। तो मोहसिन नकवी बड़े करीब हैं इस टाइम और वो समझ लें कि इस टाइम वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाए दूसरी चीज़ की तरफ कि ये जो अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर और भी है नवाज शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिसका इंडिकेशन जो है ना वो दी अयाज सादिक साहब ने, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं। उनकी सियासतदानों की किसी बात को भी आप इस तरह ना लेके वो फुल रवा रवी में कह जाते, कोई ना कोई उसका मकसद होता है एनीवे। लेकिन इससे पहले ये जो एक गुत्थी किसी को समझ नहीं आ रही कि भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ये अचानक गेम में कैसे उतर आए और वो इतने एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो गए कि वो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और अब वो पीटीआई के साथ मिलके अब मुत्तहिदा अपोजिशन भी बना रहे हैं और हो सकता है कि 27 सितंबर से पहले वो ये ऐलान कर दें कि वो पीटीआई के साथ बाहर निकलेंगे। अच्छा, इसके जवाब में फिर नैरेटिव आया कि जी मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो कहते हैं कि जी मुझे आप लिख के दें कि मैं नेक्स्ट वज़ीर आला जो है केपी का वो उनका होगा। नशिस्तें कुछ उन्होंने कहा जी ये हमारे कोटे की नशिस्तें, यहाँ पे आप अपने बंदे खड़े नहीं करेंगे। इस तरह के बहुत सारे मुतालबात मीडिया में सामने आए कि जी ये वो कर रहे हैं। उस पर जुनैद अकबर साहब ने
मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए एक चैनल पर उन्होंने कहा, मैं हल्फन कहता हूँ, मैं उन मीटिंग्स में मौजूद था, मौलाना फजलुर रहमान ने हमसे कोई ऐसी डिमांड नहीं की, हमसे ना वो सीएमशिप मांगी है, ना हमसे उन्होंने कोई मखसूस कहने में निश्चित से कोटा मांगा है कि जी ये सीट एडजस्टमेंट कर लें, हमसे ऐसी कोई बात नहीं की। ज़्यादा खतरनाक गल है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मुफ्त में ये काम कर रहे हैं तो मुफ्त में तो वो बुखार भी नहीं देते किसी को भाई, तो फिर क्या वजह है? अब वजह आप समझें कि मैंने मोहसिन नकवी का आपको बता दिया, इस हुकूमत की छुट्टी होनी है, अगर होनी है तो कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई प्लान तो बनेगा। वो क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि एक तरफ से लॉन्ग मार्च शुरू हो जाए, क्योंकि 17 से पहले ही किसानों ने ऐलान कर दिया इस्लामाबाद आने का। अगर वो आ जाते हैं, यहाँ से पीटीआई वाले निकल आते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साथ होते हैं, तो एक पैनिक तो क्रिएट हो जाएगी। रावलपिंडी में फौज तलब कर ली गई है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाता है तो फिर तो वैसे ही सारा कुछ खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी जानिब अयाज सादिक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ बात की है मीडिया के साथ बात करते हुए अयाज सादिक साहब ने कहा कि भाई अगर किसी को अदम एतमाद लानी है तो अदम एतमाद ले आए। लो उन गल समझो, वो कल वाले वीलॉग आपने सुना कि मैं मुसलसल लाशौरी तौर पर अदम एतमाद निकला था, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ये बात मौजूद थी या वो थी कि शहबाज शरीफ को हटाने के लिए और हो सकता है अदम एतमाद आ जाए और शहबाज शरीफ साहब हट जाएं, और ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब अदम एतमाद से बचने के लिए इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि अब वो तो ये वजाहतें तो आ रही हैं उनके इर्द गिर्द के लोगों से कि जनाब हमने इमरान खान को शफा जाने से नहीं रोका था, वो कोई और वजह थी। वो वजह क्या थी वो मैंने आपको बता दी। मरियम नवाज शहबाज शरीफ साहब भी अब सारा मलबा जो है वो मरियम साहिबा पर डाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं वो आपके नकवी साहब जो हैं वो भी इस तरफ इंडिकेशन कर चुके हैं। लेकिन अयाज सादिक साहब का ये जो जुमला है ना कि जी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आप किसी को अदम एतमाद लानी है तो ले आए, अब यहाँ से समझे हुआ ये है कि कल पीपल्स पार्टी ने इजलास को चलने ही नहीं दिया, पीटीआई की जानिब से कोरम की निशानदेही, बाकी काम पीपल्स पार्टी ने किया। ऐसा लगता है कि दोनों मुहाजों पे इस हुकूमत के लिए खात्मे के लिए काम हो रहा है। एक तो सड़कों के ऊपर लोग निकलेंगे, एक असम्बली के अंदर अगर पीपल्स पार्टी जेयूआई और पीटीआई मिल जाती है तो इनकी सिंगल मेजोरिटी भी किसी काम के नहीं है, और फिर जब आनी होगी तो फिर आपको पता है कि आ जाती है और फिर सब कुछ हो जाता है। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कैसे आई थी? मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान इस डर्टी गेम का हिस्सा बनेगा जिसमें शहबाज शरीफ से जान छुड़ाई जाएगी, क्योंकि इमरान खान की तो लड़ाई शहबाज शरीफ से है कोई नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस हुकूमत के खात्मे के लिए ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरी जानिब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में खामोश मुफाहमत जो है वो बढ़ रही है, और इस मुफाहमत का नतीजा यही है कि मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई नौरीन साहिबा की, उन्होंने कहा मैं डर गई हूँ, मैंने तो कोई बात भी नहीं करनी, मैंने सिर्फ अपने भाई से मिलना था, मैं मिल रही हूँ। अच्छा जी, महमूद रशीद साहब पीटीआई के सीनियर मोस्ट क्या कहते हैं कायद हैं और सीनियर वज़ीर थे पंजाब के अंदर, वो गिरफ़्तार हुए 9 मई के अंदर। ही इज़ अबाउट 70-75 प्लस। उनके एक पेट में कोई रसोली थी, उस रसोली का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद उन्हें हॉस्पिटल वापस भेज दिया गया। ऐसी क्या क्या मत आ जानी थी अगर महमूद रशीद साहब जो हैं वो कुछ दिन हॉस्पिटल आराम कर लेते। एक शख्स 70-75 साल की उम्र का है, वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में क्या हो जाना था। असल चीज़ ये कि दुश्मन आपका छोटा कमज़र्फ नहीं होना चाहिए, ये बात बस मैं कह दूँ। कमज़र्फ दुश्मन हो, उसके पास इक़्तिदार हो और वो बुज़दिल भी हो ना, तो बहुत खौफनाक होता है। इतना खौफनाक होता है कि उसे फिर हया, शर्म, इखलाकियात कोई मैटर नहीं कर रही होती। और वही हुआ कि महमूद रशीद साहब को जिस तरह हॉस्पिटल से वापस भेजा गया, यकीनन वो बड़ा शर्मनाक सा अमल है। क्या था अगर वो हॉस्पिटल एक हफ़्ता रह जाते और उनको एक रिकवरी ना होती, लेकिन चलो कुछ स्टेबल तो हो जाते ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी, अब चलते चलते मैंने आपको एक ये दिखाना है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक बिल बोर्ड है जो इसराइल में लगा हुआ है। अच्छा, इस बिल बोर्ड के ऊपर तस्वीर है मुश्तबा खामनाई साहब की, ज़ोरान ममदानी की, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, तैयब उर्दुगान की, और हिजबुल्लाह के चीफ नसीम कासिम की। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सब नेतन्याहू को हराना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये जीत जाएं? यानी नेतन्याहू के जो दुश्मन नंबर 1, 3, 4, 5 जो लोग हैं, उनकी तस्वीर इसराइल के अवाम को दिखा के कहा जा रहा है कि जी ये इसके दुश्मन है। मुझे दुख हुआ इसमें हमारे पाकिस्तानी क़यादत की तस्वीर नहीं है। हम तो इस्लाम का किला है, इस्लाम का जंग ही हम लड़ रहे हैं, और हम तो इसराइल को सख्त नापसंद करते हैं। तो क्या वजह है कि इसराइल ने पाकिस्तानी किसी रहनुमा की तस्वीर इसके ऊपर नहीं दी कि वो ये चाहता है? इससे आपको ज़रा समझ आ जाएगी गुडी गुडी खेल जो खेला जा रहा है, और वो ट्रंप का वो बोडा पीस हो, गज़ा पैक्ट हो या कुछ भी हो, क्यों पाकिस्तान उसमें शरीक होता है, और पाकिस्तानी की क़यादत की क्यों तस्वीर वहाँ नहीं लगाई गई। इससे आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसराइल में हमारी जो
ये मौजूदा क़यादत है इसको कैसे लिया जाता है। जब इसराइल अमेरिका के साथ मिलके गज़ा के अंदर मौत का खेल खेल रहा होता है, लाशें बिछा रहा होता है, तो हमारा वज़ीर आज़म जो है वो कह रहा होता है कि जी ट्रम्प साहब, आपसे ज़्यादा अच्छा, आपसे ज़्यादा नेक परहेज़गार तो कोई है ही नहीं और आपको तो अमन अवार्ड मिलना चाहिए। यही वजह है कि हमारे किसी लीडर की उस बोर्ड पे तस्वीर नहीं है और हमारा जो किसी दौर में